हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें ऐप का पार्ट 2 स्टार्ट करना है, सेकंड iOS ऐप का, व्हिच इज़ द डाटा मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग वैसे जो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है मुझे आपसे, वो है एमवीसी का, व्हिच इज़ मॉडल व्यू कंट्रोलर। देखिए, जब भी कोई बड़ी ऐप बन रही होती है ना, उसके लिए हमें एक डिज़ाइन पैटर्न चाहिए होता है, जो कि उसको स्ट्रक्चर करे। डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन सबसे मशहूर जो सबसे फाउंडेशनल होता है वो एमवीसी होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जब मैं इसकी आगे जाके मजीद पार्ट्स होंगे तो मैं ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। MWVM है, MWVMC है। तो फिलहाल प्रोडक्शन कोड में ज़्यादातर MWVM और वाइपर के डिज़ाइन पैटर्न जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है मॉडर्न प्रैक्टिसेस में, लेकिन उसको समझ लेने के लिए एमवीसी को समझना ज़रूरी है। तो हम एमवीसी, बेसिक एमवीसी से स्टार्ट करते हैं। एम मीन्स मॉडल, वी मीन्स व्यू एंड सी मीन्स कंट्रोलर। मॉडल की बात कर लेते हैं पहले। मॉडल बेसिकली होता है, फॉर एग्जांपल आप जो है एक करीम या उबर जैसी ऐप बना रहे हैं, तो उसमें कार का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार का नाम होगा, कार का मॉडल होगा, और कार से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे तो वो आपकी मॉडल क्लास बनेंगे। तो दैट्स योर मॉडल ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपकी रिमाइंडर का नाम आ रहा है, यार आपने या उसको चेक किया या अनचेक किया, तो वो आपका बेसिकली बूलियन ऑपरेटर इस चेक जो होगा, वो आपका जो है वो एट्रीब्यूट आएगा। तो चेकलिस्ट का मॉडल बनाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी भी, आपकी कुक बुक बनाए में, तो रिसीव की जो है जो क्लास होगी वो उसके अंदर उनकी रिसीव की जो चीजें होंगी वो उसका मॉडल या मॉडल क्लास कहलाएगी। इस तरह व्यूज वो होते हैं, आपने देखे होंगे, जो स्टोरी बोर्ड में जितनी भी चीजें होती हैं, यूआई लेबल होगा, यूआई बटन होगा, यूआई टेबल भी होगा, या फिर यूआई व्यू कंट्रोलर हो गया, तो वो चीज काम आपकी व्यू के अंदर हो रही होती है। तो जितने भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे स्टोरी बोर्ड्स वगैरह है, वो आपका व्यू कहलाता है। इसी तरह कंट्रोलर वो होता है जो कि व्यू और मॉडल को जो है वो इंटीग्रेट करा रहा होता है। जैसे आपकी यूआई व्यू कंट्रोलर की क्लास है, या आपकी चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर की क्लास है, तो वो आपका कंट्रोलर क्लास कहलाएगी। तो इसी तरह आपको जो व्यू और मॉडल को आपस में कनेक्ट करा रहा होता है, वो आपके कंट्रोलर क्लास कहलाती है। इसको पढ़ा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि हमें इसी का पार्ट इंप्लीमेंट करना है। हमने एक मॉडल क्लास ऐड करनी है, तो वो एमबीसी के थ्रू ही इंप्लीमेंट होगा। और ये जो रिमाइंडर ऐप है चेकलिस्ट की, ये एमबीसी पे बेस्ड हुई भी है। तो देखिए, जरा गौर से इसको कॉन्सेप्चुअली भी समझा दूं, शायद अगर बात जो है बेहतर तरीके से समझ नहीं आ रही होगी आपको। देखिए, अभी जो हम लोग एक रॉ डेटा मॉडल ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारा रिमाइंडर्स का जो है वो चेकलिस्ट होंगे, जिसमें उनके नाम होंगे, ठीक है, और वो या फिर चेक्ड होंगे या तो वो अनचेक्ड होंगे, तो वो आपका डाटा मॉडल वो कहलाएगा। इसी तरह व्यू कंट्रोलर, उसकी कंट्रोलर क्लास है जो कि विजुअल व्यू जो है आपके यूआई टेबल व्यू होगा, या यूआई टेबल व्यू सेल होगा, या सिंपल यूआई व्यू का कंटेंट होगा, उसको मैनेज कर रही होगी। तो देखिए, आपके दो एरोज आ रहे हैं। जो व्यू कंट्रोलर है वो डाटा को भी हैंडल कर रहा है और व्यूज को भी हैंडल कर रहा है। तो ये थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स मिला के जो है आपका एमवीसी बन रहा होता है। तो मॉडल क्लास भी देखेंगे हम, व्यू भी देखेंगे और कंट्रोलर भी देखेंगे, तो थ्योरी देना जरूरी थी। तो होता बेसिकली ये है कि व्यू कंट्रोलर क्लास जो है आपका जो डाटा मॉडल बनाएंगे उससे डाटा लेगी, और फिर वो जो डाटा देके, जैसे कि यहाँ पे एरो में आपका डिस्कस हुआ है, ये डाटा आपने लिया यहाँ से बनाया, उसको डाटा बनाया, डाटा आपने व्यू कंट्रोलर को पास कराया, और वो चीज जो है डाटा जो है वो आपके टेबल वो सेल के अंदर वो उसको डिस्प्ले करवाएगी। तो ये व्यू कंट्रोलर का काम होता है कि डाटा मॉडल को आपके व्यू के साथ कनेक्ट करवा रहा होता है। तो सेल्फ और रोवेट में जो सेल आपका रिटर्न होगा वो सेल्फ और रोवेट से रिटर्न होगा, और कंटेंट्स आपके यहाँ से डाटा मॉडल से आपके इंक्लूड होते चले जाएंगे। इसको करने से पहले हमें रिफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। रिफैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिफैक्टरिंग बेसिकली होता है क्या है, देखिए, कोड दो तरह का होता है। आप कोई भी लॉगिन का एक फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन बना रहे हैं, आपने लॉगिन किसी तरह भी लिख दिया, वो स्पेगेटी कोड बना दिया, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, और फिर लॉगिन फंक्शनैलिटी तो इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन स्पेगेटी कोड बनाया, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, उसका डिजाइन इतना इंप्रूव नहीं है, या उसका स्ट्रक्चर इतना प्रोफेशनल नहीं है, या वो दिखने में जरा जो है रीडेबल नहीं है। तो प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए, या प्रोग्राम को ज़्यादा मजीद डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए, हम जो है रिफैक्टरिंग करते हैं। रिफैक्टरिंग बेसिकली होती है कि हम किसी भी स्पेगेटी कोड को किसी तरह क्लीन कोड में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर। उसकी फंक्शनैलिटी को बिना छेड़े हुए हम उसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, तो वो चीज़ आपकी रिफैक्टरिंग कहलाती है। तो मुझे इस पार्ट के अंदर एक पहले स्पेगेटी कोड लिखवाना है आपको, फिर उस स्पेगेटी कोड को एनालाइज करेंगे, उसके अंदर खराबियां देखेंगे, फिर हम उसको क्लीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ गया,
तो अब जाहिर सी बात है, मैंने आपसे मॉडल्स की बात की, तो हम एक मॉडल जो है बना लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि हमारे इसके मॉडल्स होंगे। तो मैं ये जो मेरे टेक्स्ट है इसका मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से ज़रा वार्स बनाऊँ अपने मॉडल के। तो लेट मैंने दिया रॉ 0 txt इक्वल्स टू वॉक द डॉग, जो इन्होंने यहाँ दिया हुआ। तो मैंने यहाँ पे वॉक द डॉग लिया, ठीक हो गया। ये मॉडल में इसकी डेटा मॉडल बना रहा हूँ, लेकिन ये एक स्पेगेटी कोड है, ठीक है। इससे बेहतर भी डिज़ाइन टेक्निक्स फॉलो हो सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आपको स्पेगेटी कोड समझ आएगा तो आपको क्लीन कोड आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये ब्रश माय टीथ, ये मैंने यहाँ पे डाटा मॉडल अपना डिज़ाइन किया, iOS डेवलपमेंट। यहाँ पे इसी तरह आपका जो है ये सॉकर प्रैक्टिस, ठीक है। और यहाँ पे ये ई टाइप, ठीक है। ये आपका रॉ 0 रॉ 1 और रॉ 2। अच्छा, इसी तरह हमने ये रॉ 1 रॉ 0 रॉ 2 तो कर दिया। अब इसके अंदर एक और चेंज करते हैं कि जो आपने रॉ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं आपने, क्या इसकी जो है हम लोग जो है इसको असाइन करवा देते हैं यहाँ पे। जब तो रॉ आपका डाटा नहीं रहेगा, आपने इसके वेरिएबल्स वगैरह बनाते हो, 0 पे ये, इसी तरह 1 पे ये, ठीक है। वेरिएबल्स को हमने यूजफुल बनाया जो हमने पर डिक्लेयर किए थे डाटा मॉडल इसका। रॉ 2 रॉ 3, यहाँ पे मैंने किया रॉ 4, राइट। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा सा और इसकी फंक्शनलिटी को मज़ीद जो है एक जो है बैड प्रैक्टिस के थ्रू लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं अगर एक टेक्निक को आगे बढ़ाऊँ और इसको मैं इस तरह लिखना स्टार्ट करूँ, क्योंकि डाटा मॉडल आपका चेंज हो गया तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कि अगर आपका इंडेक्स पाथ डॉट रॉ जो है वो डबल इक्वल टू 0 है, तो रॉ 0 को टॉगल करें आपके यहाँ पे। रॉ 0 चेक के, यहाँ पे चेक के वेरिएबल मुझे बनाने कि, क्योंकि आपने जिस तरह यहाँ टेक्स्ट बनाया ना, इसी तरह मुझे रॉ 0 चेक के भी वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मुझे रॉ 0 चेक भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे चेक के भी वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि हम उसको यूज़ करें। इसको मैंने फॉल्स किया। इसी तरह 1 2 3 हमने सारी रॉस को जो है फॉल्स कर दिया, 1 2 3 और 4, राइट। इसको हम मज़ीद आगे चल के इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर मेरी ये इंडेक्स पाथ 0 है तो मेरा रॉ 0 जो है उसको हम टॉगल कर देंगे। टॉगल का मतलब होता है अगर वो ट्रू होगा तो हम उसको फॉल्स कर देंगे ताकि आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। ये टॉगल किया, टॉगल बेसिकली एक नॉट ऑपरेटर होता है जो ट्रू की वैल्यू को फॉल्स कर देता है। याद है, रिमेंबर हम चेक करते तो चेक की जगह वो आपका नन आ जाता, तो इस वजह से हम इसको टॉगल करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने किया इफ रॉ 0 डॉट चेक टॉगल इक्वल्स टू यही वाली लॉजिक आपकी, अगर है ये है तो चेक मार्क, अगर नहीं है तो ये। इसी तरह हम मज़ीद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। बार बनाना पड़ेगा मुझे इनको क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एल्स करके ये कंडीशन होगी आपकी रॉ 1 के लिए। और गौर से नोटिस करिएगा क्योंकि हम एक स्पेगेटी कोड लिख रहे हैं तो देखिए नुकसान कितना हो रहा है। ये इफ एल्स लेटर केस जो है आपकी एक स्पेगेटी कोड की तरह बन रही है। तो इसका एक शॉर्टकट हैंड भी तरीका हो सकता था। तो बताना ये था कि इफ एल्स लेटर केस को जितना अवॉइड किया जाए प्रोफेशनली उतना बेहतर है, क्योंकि कोड को रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी आप लोग ये फील कर रहे होंगे कोड को रीड करना कितना मुश्किल हो रहा है, हालांकि लॉजिक बिल्कुल ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं। ये मैंने इंटेंशनली किया है। एक और बात आप इस कोड के अंदर नोटिस कर रहे होंगे कि एक अननेसेसरी रेपिटेशन आ रही है। देखिए ये अननेसेसरी रेपिटेशन, क्योंकि सेम चीज़ है। ये भी अननेसेसरी रिपीटेशन, ये भी अननेसेसरी रिपीटेशन, ये भी अननेसेसरी रिपीटेशन। तो इसको बेहतर कैसे बनाया जाए?
इसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम स्पेगेटी कोड लिखेंगे, उसके बाद जो है मैं दिखाऊंगा कि उसको बेहतर तरीके से सही कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चल तो जाएगा, इसकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्पेगेटी कोड है, तो स्पेगेटी कोड जो है यूजुअली अवॉइड किया जाता है। तो इसका बेहतर तरीका होता है ये जो आपकी बार बार आपकी ये जो डुप्लीकेशन आ रही है कोड की, तो कोड के अंदर डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के कुछ तरीके होते हैं। तो हम बेहतर ये करते हैं कि आप यहाँ पे बनस्बत यहाँ पे बार बार इसको रिपीट कराओ, ये इफ एल्स की कंडीशन को हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं वारिस चेक का। ठीक है, और इसी को हम एंड में चेक कर लेंगे। वारिस चेक मैंने इसको फॉल्स कर दिया स्टार्ट के अंदर, और जब भी हमारी इस चेक की प्रॉपर्टी होगी वो सिर्फ एंड में चेक करी होगी, तो हम इसको ये बेसिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम ये डुप्लीकेशन को रिमूव कर रहे हैं। ये जो डुप्लीकेशन आपकी आ रही, तो कोड के अंदर डुप्लीकेशन होना एक ख़राब चीज़ है, तो बताना ज़रूरी था, ताकि आप जब कोड लिखें तो एक इम्प्रूव कोड लिखें जहाँ पे डुप्लीकेशन जो है ज़्यादातर अवॉइड होती रहे आपकी। यहाँ पे मैंने इस चेक लिखा इक्वल्स टू रॉ 0 चेक। इसी तरह मैं रॉ 1 के लिए करूँगा ताकि आपकी कोड की डुप्लीकेशन ना आए। मैंने रॉ 1 के लिए किया। ठीक है, देखिए इफ एल्स की लेटर केस आपकी अवॉइडिंग एक वेरिएबल की वजह से। इसी तरह आपका ये देखें कितना आपका सिंप्लीफाइड हो गया कोड, क्योंकि अब ये जो कंडीशन है सिर्फ एक दफ़ा वो चेक करेगा इस चेक के वेरिएबल के लिए। रॉ 2 इसी तरह आपका यहाँ पे रॉ 3 के लिए, फिर ये आखिरी जो है वो रॉ 4 के लिए। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, राइट। ठीक है, अब ये जो इस चेक की कंडीशन है जो हमने रिमूव की वो आपकी एंड में चेक हो जाएगी, तो इससे हमारी कोड की डुप्लीकेशन बचेगी। उसको भी हम एंड में चेक कर लेते हैं। तो इफ इस चेक, ठीक है, अगर है तो सेल डॉट एक्सेसरी टाइप इक्वल्स टू चेक मार्क। ठीक है, एल्स सेल डॉट एक्सेसरी टाइप डॉट नेम। ठीक है, तो आपकी वो बनस्बत आपने चार जगह आप उसके डाटा स्ट्रक्चर को आप चेक करवा रहे थे, चार कंडीशंस पे चार जगह वो डुप्लीकेट हो रहा था, वो एक जगह आगे सिर्फ एक आपके डिज़ाइन में चेंज होने की वजह से। तो आपके अंदर अब ये जो है इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा, ये चल जाना चाहिए। मैं इसको प्ले करता हूँ। तो कोड डुप्लीकेशन क्या होती है, कोड को रीडेबल बनाने से हार्ड होता है, तो जहाँ पे कोड डुप्लीकेशन बचा सकें वो वहाँ बचाई जा सकती है, फंक्शन कॉल के थ्रू भी बचाई जा सकती है, और इस तरह की टेक्निक्स के थ्रू भी बचाई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे उसने टॉगल कर दिया, जहाँ पे आपके फॉल्स है वहाँ पे इनको ट्रू ट्रू कर दिया। ठीक है, तो ये टॉगल का मतलब ये होता है जो आप कंडीशन लगाएंगे वो उसकी रिवर्स वो बेसिकली वो चीज़ें शो करेगा। स्टॉप किया मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी, उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक और मैं फंक्शन ले लेता हूँ कॉन्फ़िगर चेक मार्क का, ये ज़रूरी है आपके लिए, फॉर सेल इक्वल्स टू यूआई टेबल व्यू सेल। ठीक है, एट इंडेक्स पाथ इक्वल्स टू यूआई इंडेक्स पाथ। ठीक हो गया, और ये इस चेक की कंडीशन जो है मैं यहाँ पे इंक्लूड करा दूंगा, क्योंकि हम जो है इसको एक फंक्शन में यूज़ कर लेंगे, फॉल्स वाली कंडीशन। और ये मैंने इस इंडेक्स पाथ डॉट रॉ डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस चेक्ड इक्वल्स टू रॉ 0। ठीक है, इसी तरह मैं इन सब के लिए चीज़ें कर लेता हूँ, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको सेल्फ और रोवेट के अंदर भी यूज़ करूँगा और डिट सेलेक्ट के अंदर भी यूज़ करूँगा, तो हम इसको ज़रा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड को अपने। ठीक है, तो की वाली लाइन हट जाएगी क्योंकि टॉगलिंग आप ऊपर करवा रहे हैं इसकी। ठीक है, तो इस चेक वाली चीज़ जो है आपकी इस फंक्शन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ जो जगह सेल्फ और रोवेट के अंदर भी रिक्वायर्ड है आप,
इस वजह से इसको चेंज किया जा रहा है और ये हम इसको यहाँ से भी इसको हटा देंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसको एक फंक्शन में मैंने कर दिया क्योंकि हम इसको दो जगह कॉल करेंगे, मुझे दो जगह काम करवाने। एडिट सेलेक्ट के अंदर भी ये कॉल होगा और आपका सेल्फ और रो एड के अंदर भी ये बेसिकली कॉल होगा। तो हम इसको कॉल करवाते हैं, कॉन्फ़िगर चेक मार्क फॉर सेल एट इंडेक्स पाथ। ठीक है, अब देखते हैं हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो सेम की सेम है। तो देखें बेहतर हो गया। ये इस वजह से बेहतर हुआ क्योंकि हमने शुरू में फॉल्स किया हुआ था। तो अब जो है वो चेक की जगह जो है शुरू में आपके फॉल्स आ गए, तो आपकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक आप काम कर रही है। ठीक है, लेकिन कोड आपका अभी भी स्पैगेटी, अभी भी रिपीटेशन आ रही है। अगर और से आप देखा जाए तो यहाँ पे आपकी रिपीटेशन आ रही है, तो इस रिपीटेशन को भी हम लोग जो है वो थोड़ी देर के अंदर रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी रिपीटेशन आ रही है और यहाँ पे भी रिपीटेशन आ रही है, तो इसको भी हम अभी रिमूव करते थोड़ी देर के अंदर। इसको रिमूव करते हैं हम। अब ये वाला काम तो आपका यहाँ हो रहा है, राइट, ये वाला। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इस चेक्ड वाला, तभी आपका यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये रिमूव कर दिया मैंने क्योंकि ये दोनों जगह आपको रिक्वायर्ड है। ये भी मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, और आपकी इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसको ऑलरेडी फंक्शन कॉल करवा रहे हैं इसका। ठीक है, और आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर चेक मार्क कॉल कर देना है। यहाँ पे आपका कर दिया सेल और यहाँ पे कर दिया आपका इंडेक्स पाथ। फ़ायदा क्या हुआ फंक्शन बनाने का? फंक्शन बनाने से कोड की डुप्लीकेशन बची है। हमेशा यूजुअली जब भी आपको कोड भी जब भी आपको जो है ऐसा कोड है आपका जो कि बार बार किसी फंक्शन में रिपीट हो रहा है, तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि फंक्शन बना दिया जाए। तो टू अवॉइड कोड डुप्लीकेशन, ठीक है, वी मेक फंक्शंस इंस्टेड। ठीक है, तो यही फंक्शन आपका कॉल हो रहा है कॉन्फ़िगर चेक मार्क का सेल्फ और रोएट में भी, और ये आपका डेट सेलेक्ट में भी कॉल हो रहा है, दोनों जगह रिक्वायर्ड है। अगर मैं यही चीज़ यहीं पे रखता तो काफ़ी आपका वो डुप्लीकेट भी हो रहा होता और काफ़ी वो रिपीट भी होता चला जाता, तो इतना ज़्यादा आपको रीडेबल नहीं लगता। तो एक और ही तरीका होता है कि जहाँ पे रिपीटेशन हो वहाँ पे आप बेहतर एक फंक्शन कॉल करवा दें जो कि रिपीटेबल बिहेवियर को कॉल होता है जहाँ जहाँ जिस फंक्शन में इसको रिक्वायर्ड है। तो आई होप यहाँ पे फंक्शनैलिटी आपकी क्रिस्टल क्लियर है। प्ले करते हैं इसको। सबको फॉल्स किया हुआ था। अब मैं सबको थोड़ा इसको अपने मेथड को थोड़ा चेंज करूंगा कि मैं फर्स्ट और लास्ट को फॉल्स कर देता हूँ, बाकी दोनों के बीच वाले को ट्रू कर देता हूँ। देखते हैं इस पर सही काम कर रहा है क्योंकि हमने अभी डेटा स्ट्रक्चर मॉडल ऐड किया है। तो बीच के तीनों ट्रू होने चाहिए, ऊपर वाला फॉल्स और लास्ट वाला फॉल्स। तो ये देखें बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तीनों ट्रू थे, ऊपर वाला फॉल्स, नीचे वाला फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और बेहतर तरीका होता है कि हम लोग जो है इसका एक डाटा मॉडल जो है वो क्लास बना लेते हैं इसकी। तो इसकी डाटा मॉडल क्लास बनेगी क्योंकि आपको जरा गौर से नोटिस करिए ये वेरिएबल 10 वेरिएबल्स इस तरह के आपके 10 वेरिएबल्स बन रहे हैं। तो बेहतर नहीं होता कि एक वेरिएबल हो जाता है उसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं इसका। तो हमारी जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है आपका डाटा मॉडल फाइल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, आपका डाटा मॉडल फाइल बनेगी। तो हम एक चेकलिस्ट आइटम की एक डाटा मॉडल फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैंने न्यू फाइल सेलेक्ट की, उसका मैंने नाम रखा स्विफ्ट फाइल है आपकी ये, और मैंने इसका नाम रखा चेक लिस्ट आइटम। ये मैंने नेक्स्ट किया, ये मेरी क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं इसको। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई चेक लिस्ट आइटम। ठीक है, बाहर बनाया मैंने टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट आएगा जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और से नोटिस करें यहाँ पे आपका टेक्स्ट है, और इसी तरह आपका ये जो आपका बूलियन था प्रॉपर्टी, अब ये वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे आपके। तो ये आपकी बूलियन प्रॉपर्टी वार्ड चेक्ड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, फॉल्स ही रहेगी अगर आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। अब आपको इन वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है। अब जो आप बनेगा आपको ऑब्जेक्ट बनते हुए आएगा। तो यू डोंट नीड दिस 10 वेरिएबल। जो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी कंजम्पशन होगी, उतना ज़्यादा आपका जो है स्लो आपका जो है वो काम करेगा। आपका जितनी भी वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, जितनी इंस्टेंस ज़्यादा होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता है। तो बेहतर होता है कि हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं इसमें ये दोनों काम हो पाए। अब वो 10 की जगह आपके 5 वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो हम इसको इस तरह कर देंगे
इसको मैं कर दूंगा कमेंट, क्योंकि हमें इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इन वेरिएबल्स की, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब नया वेरिएबल बना लेते हैं, वार रॉ 0 आइटम, और यहाँ पे कर दिया मैंने चेकलिस्ट आइटम। ठीक है, ये आपका नया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि हमने चेकलिस्ट की नई जो है फाइल बनाई थी चेक, जिसमें चेक था एक प्रॉपर्टी और एक थी आपकी टेक्स्ट। ठीक है, बूलियन प्रॉपर्टी जो आपके जो चेक मार्क और अनचेक को सेट करी, तो वो बेसिकली बूलियन प्रॉपर्टी है, और ये आपका टेक्स्ट जहाँ पे आपका रिमाइंडर का टेक्स्ट आता है। इसी तरह आपके 5 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, राइट। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसको लेके। ठीक है, अब क्योंकि आपने वेरिएबल्स रिमूव किए हैं, तो आपके ये आपको इस तरह आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो इस तरह हम लोग .txt कर देते हैं, क्योंकि आपके वेरिएबल्स आपने वो रिमूव कर दिए यहाँ से, कमेंटेड है, ये आप इस्तेमाल नहीं करें, तो आप इसकी जगह अब ये ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके जो आपने चेकलिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। .text, ठीक है, raw2.item.text, raw3.item.text, इसी तरह आपका ये raw3 है और ये आपका raw4 है। ठीक हो गया। जीरो है, मैंने इसको कर दिया था, जैसे 0। ठीक है, इसी तरह चेक की भी प्रॉपर्टी हम लोग रॉ आइटम डॉट चेक। ठीक है, इसी तरह 1 का चेक। ठीक है, इसी तरह 2 का चेक। तो देखिए, रीफैक्टरिंग करने में ये इशू होता है कि काफ़ी सारे बग्स वगैरह आते हैं, तो रीफैक्टरिंग एज अ सेपरेट टास्क होता है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। रीफैक्टरिंग करना ज़रूरी है कोड का स्ट्रक्चर बेहतर करने की वजह से। ठीक है, चेक वाली चीज़ मैंने ट्रू कर ली, इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4। ठीक हो गया, ये भी मैंने ठीक कर दिया। अब डेट सेलेक्ट में आपके चेंजेस वगैरह आ गए आपके यहाँ पे, और कन्फिगर चेक मार्क पे भी मुझे चेंजेस करने, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका 1, इसी तरह आपका 3, 2, 4। ठीक हो गया, अब प्ले करते हैं एप्लीकेशन। आई होप इट वर्क्स। अच्छा, मैंने टाइटल्स तो दिए नहीं, टाइटल्स मुझे देने पड़ेंगे इसके, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर नहीं किए ना इसके। हमने ऑब्जेक्ट्स तो बना लिए, लेकिन ये अनकमेंट है, तो मुझे इसके ऑब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स दे देते हैं यहाँ पे। उसका बेसिकली हमने इसको इंस्टेंस को इनिशियलाइज नहीं कराया, तो इसके इंस्टेंस को हम ना जो है वो टेक्स्ट के साथ इनिशियलाइज करवा देते हैं, वरना एम्प्टी टेक्स्ट जाएगा। ये जो है आपका वॉक द डॉग। ठीक है, इसी तरह 1 के लिए ब्रश माई टीथ। ठीक हो गया, अभी सबके फॉल्स हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, तो सबका फॉल्स ही आएगा जब मैं प्ले करूँगा एप्लीकेशन। लेकिन वो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। इसी तरह 2 का ये है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, इसी तरह 3 का सॉकर प्रैक्टिस। ठीक है, उसी तरह आपका 4 का दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। ठीक है,
अब मैंने इसको इंस्टेंस भी इसके इनिशियलाइज करवा दिए। तो अब मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं कि हमारी जो है वो अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अब पूरा डाटा मॉडल फाइल सेपरेटली बनाई है जो आपके आपका ये कंट्रोलर मैनेज कर रहा है। देखें बिल्कुल ऐसा ऐसी आ रहा है, ये सारे अनचेक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी चेक नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी असाइन नहीं है तो फॉल्स ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट इसको इनिशियलाइज हो जाता है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट को ट्रू करना है और लास्ट वाले को ट्रू करना है, तो मैं बस इतना सा काम करूंगा, ये चीज़ भी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि पहला वाला ट्रू रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो आप इस तरह करके कर दें, इसको ट्रू कर दें पहले वाले को, ठीक है। और आखिरी वाले को अगर आप चाहते हैं ट्रू करना, तो आखिरी वाला भी आपका ट्रू जाएगा। ये अब रॉ 4 को ट्रू कर दें, तो आपका डाटा मॉडल जिस तरह आप चाहें उस तरह रखें, इसको चेंज कर दिए। अब इसके अंदर मजीद इन्हेंसमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप ये बोलते कि बेहतर नहीं होता इसको और मजीद इन्हेंस करके इसकी एरे बना लेते हैं हम, तो आपके जो 5 वेरिएबल्स जो आपके फिर भी यूज हो रहे हैं, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, आप एक एरे बना के जो है वो काम कर सकते हैं। तो मदर इसको आप क्या कर रहे हैं, आप जो है बेसिकली इस तरह ट्रांजिशन कर रहे हैं, आप एक स्पेगेटी कोड से आप एक क्लीन कोड की तरफ अब आपकी ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है कि आप इसके कोड को मजीद इंप्रूव करें, लेकिन फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताता चला था, आपने रॉ 0 के आइटम को चेक किया था ट्रू, तो देखें यहाँ पे ट्रू आया। इसी तरह आपने रॉ 4 के आइटम को ट्रू रखा था, तो देखें यहाँ पे ट्रू आया, तो दोनों ट्रू होगा। तो डिपेंड करता है आपने किस तरह स्ट्रक्चर किया हुआ है। इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, बनस्बत आप 5 वेरिएबल्स इस्तेमाल करें, आप इसकी जगह एरे यूज कर लें। दैट्स हाउ यू थिंक लाइक अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, कि आप बनस्बत जितना हो सके उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो, उसके डाटा स्ट्रक्चर को मजीद इंप्रूव कर सकते थे। तो बेहतर होता मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाता चेकलिस्ट आइटम की, और उस 5 की एरे में इन सब चीज़ों को मैं एड अप करवा देता। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इन वेरिएबल्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लीन, नो नीड फॉर वेरिएबल्स, और बेहतर होता कि मैं इसकी आइटम्स की एरे बना लेता। तो चेकलिस्ट आइटम की मेरी जो है वो आपकी एरे बन गई, राइट। अब इसके अंदर इसको भी चेंज करते हैं इसके क्योंकि आपने एरे बना ली, तो अब ये एरे देखे क्योंकि वेरिएबल्स ही नहीं है आपके 5, आपने एक एरे बना ली, तो अब इसके इंस्टेंस को भी हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो आइटम 1 है आपका ये, यहाँ पे चेकलिस्ट आइटम, ठीक है। अब आइटम 1.text ये यूं था, ठीक है। आइटम 1.check ये आपने ट्रू किया हुआ था, और इसको आपने आइटम्स की एरे के अंदर ऐड कर दिया। आइटम अपेंड का मतलब होता है आप एरे के अंदर वो आइटम ऐड कर रहे हो, तो मैंने आइटम 1 करके ऐड कर दिया। सेम गोज फॉर आइटम 2, मैं सेम जो है वो आइटम 2 के लिए कर दूंगा यहाँ पे यूं करके, ये मैंने आइटम 2 के लिए किया, ठीक है। ये आइटम 2 है आपका, आइटम 2, आइटम 2, आइटम 2 आपका ऐड हो गया ये यूं करके, ठीक हो गया। ये आपका आइटम 2 ऐड हो गया। इसी तरह मैं आइटम 3 को ऐड करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपका आइटम 4 भी ऐड हो जाएगा, ये आइटम 2, ये आइटम 3, ये आइटम 4, ठीक है। आइटम 5 भी इसी तरह ऐड हो जाएगा आपका, इसको इरेज किया। तो ये कोड की रिफैक्टरिंग कहलाती है, आपके फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपका कोड का जो डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, आपकी कोड की इंप्रूवमेंट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और चेंज का, आपने आखिरी वाले के आइटम 5 को चेक रखा हुआ था, तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। पिस्ता, ईट आइसक्रीम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको ट्रू करा हुआ था आपने, इसको ठीक है, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हुआ, आपने उस 5 वेरिएबल्स की जगह आपने एरे ऑफ साइज 5 की एरे बना दी और उसके आइटम्स को इनिशियलाइज करा दिया। अब इस एरे के अंदर 5 आइटम्स एडेड हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। आपने 5 के साइज की एरे बना ली और उस एरे के अंदर ये आइटम्स ऐड करवा दिए।
तो अब इस एरे का साइज जो है वो अपेंड की वजह से वो साइज 5 हो गया। अब आपकी एरे का एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो कहाँ आपके 10 थे, फिर 5 हुए, फिर एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये आपकी इफ एल्स कंडीशन का भी आपका जो है वो ये भी एरेज हो जाएंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब आपका क्योंकि एरे से डील हो रहा है, जो सारा काम आपका एरे से हो जाएगा, तो इसको भी हम करेंगे आइटम्स डॉट काउंट। अब ये आइटम्स डॉट काउंट होंगे क्योंकि 5 है, तो जितनी भी आपकी एरे के अंदर आइटम्स होंगे उतना आपके नंबर ऑफ रोज रिटर्न होंगे। तो मैंने आइटम्स डॉट काउंट किया। अब ये आपकी इफ एल्स भी आपकी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये किस तरह होगी जरा देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एक आइटम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने आइटम का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, लेट आइटम इक्वल्स टू आइटम्स। जो आपने इंडेक्स पाथ बनानी है, इंडेक्स पाथ डॉट ड्रॉ आपने जो, तो उसने वो आइटम की एरे पकड़ी कि कौन सा आपका आइटम है, और उस लिहाज से ये आपको चेंज कर देगा। क्योंकि आपका सिर्फ लेबल चेंज हो रहा है, तो आइटम के लिहाज से आपका ये भी चीज़ चेंज हो जाएगी। उसने कहा लेबल डॉट टी ई एक्स सी इक्वल्स टू आइटम डॉट टी ई एक्स सी, जो टेक्स्ट आपका चेंज हो रहा था। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट एरे के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पाथ से डील कर रहे हैं। सो देयर इज नो नीड फॉर दिस। ठीक है, किस तरह देखें कितना हमारा कोड जो है वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम कोड को मजीद एनहांस कर सकते हैं विद द यूज ऑफ एरे। और इसको मजीद बेहतर बनाते ये जो आपकी फेल्स की लेटर केस आ रही है वो भी आपकी रिजॉल्व हो सकती है। किस तरह? बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने टॉप पे किया था, आइटम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो आपका इसी तरह यहाँ पे भी आइटम्स का ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ गेट सिलेक्ट में, और ये जो आपने चेक किया था, तो एक ही दफ़ा आप आइटम डॉट चेक और इसको आप आइटम डॉट चेक कर दें, तो आपके टॉगल का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। नो नीड फॉर इफ एल्स लेटर केसेस। देखें, ये फ़ायदा होता है आपका बेहतरीन अप्रोच का। आपने एरे यूज़ किया तो आपकी इफ एल्स लेटर केसेस भी एलिमिनेट हो गए। आपको डायरेक्टली एरे से एक्सेस कर रहा है कौन सा वेरिएबल है। अगर 3 पे मूव हुआ या 2 पे मूव हुआ, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पाथ पे आके आपका एरे के थ्रू वो आइटम्स उठा रहा होता है। यूजुअली डाटा मॉडल के साथ यही होता है कि हम उसकी एरे बना लेते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इस तरह चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाती हैं आपकी। ये हो गया आइटम डॉट चेक कॉन्फ़िगर चेक मार्क। अब मजीद इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसकी भी लेटर केस पे आपका जो है ये भी चीज़ रिजॉल्व हो जानी चाहिए। इसमें भी हम आइटम डॉट चेक का हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इस चेक का। ठीक है, अब सेम आपका इसकी भी ज़रूरत नहीं, नो नीड फॉर दिस इफ एज लेटर केसेस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका डायरेक्ट ही आइटम डॉट चेक होगा जिसमें आपकी ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कितना आपका जो है वो कोड मजीद एनहांस हुआ है। तो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए किस तरह मैंने आइटम के डाटा स्ट्रक्चर को चेंज किया, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। देखिए किस तरह आपके एरे के देखिए एरे की वजह से कितना फायदा हो कि बिल्कुल वैसे जैसा हमने बनाया था, पहले को चेक ट्रू रखा था और लास्ट को एरे को चेक ट्रू रखा था, तो बिल्कुल फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया। ये चीज़ आपकी रिफैक्टरिंग कहलाती है कि आप जो है आप बगैर एक्सटर्नल बिहेवियर को छेड़े हुए इंटरनल कोड को चेंज कर सकते हो, उसके डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हो, उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हो विदाउट चेंजिंग इट्स एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी। तो कोड को रीडेबल बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए ये आपकी रिफैक्टरिंग अप्लाई हो रही होती है। ये मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस, आपको रिफैक्टरिंग आना चाहिए। तो आपको अब पता चल गया कौन सा आपका ये खराब स्पेगेटी कोड है, इफ एल्स की लेटर केसेस और ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और कौन सा आपका क्लीन कोड है। इसको मजीद ऑप्टिमाइज करते हैं और कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि कॉन्फ़िगर चेक मार्क का हम जो है वो और इसको सर बेहतर कर देते हैं, उसको मजीद कॉल करवाते हैं। अगर हम इसको और मजीद बेहतर कर दूँ, उसकी हम सेल विद आइटम, इसको और मजीद मैंने बेहतर बनाया, क्या चेक लिस्ट आइटम। ठीक है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आइटम को आप चेक करेगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे सेल भेज रहे हो कॉन्फ़िगर चेक मार्क में, तो डायरेक्ट जो है आपका ये सेल जो है वो भेजेगा। यहाँ पे हम इसको सही करते हैं, और सेल चेक आइटम। ठीक है, डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। इसी तरह आपकी यहाँ पे भी कॉल आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी, आपकी कॉल चेंज हो गई। ये जो आपने चेक मार्क का काम किया था, इसको भी मैं एक फंक्शन में इसको रैप अप कर दूंगा, तो आपकी मजीद बेहतर चीज़ हो जाएंगी। ज़्यादा रीडेबल लग रहा है, कहाँ पे उसके
चेक मार्क कन्फिगर होना, कहाँ पे उसका टेक्स्ट कन्फिगर होता है, तो हम इस तरह के छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं। इसी तरह मैं इस फंक्शन को कन्फिगर टेक्स्ट का भी जो है फंक्शन बना, यहाँ पे टेक्स्ट आप कन्फिगर हो रहा है उसका भी एक फंक्शन बना देता हूँ इसी तरह जैसे मैंने कन्फिगर चेक मार्क का बनाया, लेकिन ये कन्फिगर टेक्स्ट का होगा। यहाँ पे मैंने कन्फिगर टेक्स्ट बनाया, ठीक है, दिस इज कन्फिगर टेक्स्ट, और मैंने इसका जो है ये चीज़ आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, व्यू विद टैग और आइटम लेबल डॉट टैग, ये मैंने चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी और यहाँ पे मैं इसको कॉल करवा दूंगा। कॉन्फ़िगर टेक्स्ट सेल, ठीक है। अब आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कहाँ पे मेरा टेक्स्ट कॉन्फ़िगर हो रहा है, जो टेक्स्ट सेट हो रहा है क्योंकि सेल फॉरवर्ड में सेल क्रिएशन हो रही होती है, और कहाँ पे मेरा चेक मार्क सेट हो रहा है, तो बूलियन वाला काम। तो कॉन्फ़िगर चेक में आपका ये चेक मार्क सेट हो रहा है, अनचेक्ड और अनचेक्ड, और यहाँ पे आपका टेक्स्ट सेट हो रहा है। तो आपने इसको मजीद बेहतर इस तरह बना लिया। इसी तरह जो आपने टॉगलिंग का काम किया, टॉगलिंग के काम को भी अब मजीद और बेहतर बनाने थे, तो टॉगलिंग का काम भी आपका मजीद बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन टॉगल चेक मार्क, टॉगल चेक, यहाँ पे किया मैंने चेक्ड इक्वल्स टू दिस चेक्ड, राइट। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे जो आपका ये था, तो इस तरह कर देंगे आइटम डॉट टॉगल चेक। तो आपने जो ये काम किया था वो एक फंक्शन के थ्रू आपका कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी जो हिडन हो गई, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन एक तरह की, आपने जो टॉगल कराना था उसका एक फंक्शन कॉल करा दिया, ये आपका उसको टॉगलिंग करके दे रहा है, टॉगल चेक्ड फंक्शन का, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज टॉगल चेक, ठीक है। अब प्ले करते हैं, टॉगल चेक, ठीक है, प्ले करता हूँ मैं। ये असाइन नहीं होंगे, कॉल होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं मज़ीद रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए, क्योंकि सारी नई चीज़ें हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है इसका डाटा मॉडल एक चेकलिस्ट आइटम जो है मॉडल क्लास ऐड की है, और इसकी हमने 5 जो हमारे रिमाइंडर लिस्ट थी उसके हमने 5 ऑब्जेक्ट्स बना लिए और इस एरे के अंदर ऐड करवा दिए, राइट, व्यू डिड लोड के अंदर, क्योंकि जैसे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है व्यू डिड लोड कॉल होता है, तो आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्क्रीन आने से पहले पहले इनिशियलाइज हो जाएंगे आइटम्स की एरे के अंदर। तो उसने कहा 5 आइटम्स हैं, तो आइटम डॉट काउंट करा के उसने 5 जो है एरे 5 जो है लिस्ट उसने ऐड करवा दी। फिर सेल्फ फॉरवर्ड कॉल हुआ 5 दफ़ा, तो हर आइटम्स के लिहाज से आपका सेल्फ फॉरवर्ड चेक करे भाई कौन सी आपकी एरे कौन सा इंडेक्स पाते उस लिहाज से आपके टेक्स्ट भी कन्फिगर हो रहे हैं जो आपके नजर आ रहे हैं, टेक्स्ट असाइन हो रहे हैं, और आपके चेक मार्क भी कंसीडर हो रहे हैं कौन से चेक्ड है कौन से अनचेक्ड है। तो ये सारी लॉजिक यहाँ हैंडल हो रही है। डिट सेलेक्ट का मैंने बता दिया था, जहाँ पे आपका टैपिंग होगा वहाँ पे डिट सेलेक्ट कॉल होगा, तो ये अनचेक्ड और चेक्ड वाली लॉजिक जो है वो यहाँ पे कन्फिगर चेक मार्क के अंदर आपकी असाइन हुई भी है। जहाँ पे उसको चेक नजर आता है वहाँ पे वन चेक कर देता है, और जहाँ पे अनचेक्ड है वहाँ पे उसको चेक कर देता है। तो ये आता आपका आज का, और बाकी जो है मजीद में आपको चीज़ें ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे जाके। तो अक्सर लोग कंफ्यूज ये हो रहे होते हैं कि व्यूज़ एंड व्यू कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो व्यू एंड व्यू कंट्रोलर के अंदर डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि आपकी जो चेक लिस्ट व्यू कंट्रोलर है, या आपका यूआई व्यू कंट्रोलर है, या आपका यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर, ये कंट्रोलर व्यू कंट्रोलर क्लास होती है। और जो सिंपल व्यूज़ होते हैं आपके, वो आपके फॉर एग्जांपल आप स्टोरी बोर्ड पे जाएं और ये कंटेंट व्यू पे जाएं, इसकी जो क्लास है ये यूआई व्यू से बनी हुई है। देयर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ व्यू एंड अ व्यू कंट्रोलर। तो दोनों के डिफरेंस को जरा जहन में रखेंगे। जहाँ व्यू कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ यानी कि मैं उस स्क्रीन की कंट्रोलर क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ मैं व्यूज की बात करूँ स्टोरी कंट्रोलर स्टोरी बोर्ड के अंदर जो मेरा कंटेंट व्यू है, जो या फॉर एग्जांपल कोई भी मेरा जो एक रेक्टेंगुलर व्यू यूआई व्यू से बना हुआ है, तो वो मैं उस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट या उस यूआई एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो व्यू एंड व्यू कंट्रोलर के अंदर एक फाइन डिफरेंस है, उसको जरा जहन में रखना पड़ता है। तो इसको आज के लिए रैप अप करते हैं। बेसिकली हमने क्या क्या देखा आज की क्लास के अंदर, हमने ये देखा कि किसी तरह हम स्पेगेटी कोड को, जो कि इफ एल्स की लेडर केसेस पे बेस्ड था, जिसके अंदर कोड की डुप्लीकेशन थी, उसको हमने किस तरह रिमूव किया, ठीक है।
उसको किस तरह रिमूव किया, हमने एक डाटा मॉडल क्लास बनाई जो कि चेकलिस्ट आइटम से थी, और उसको हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स से उसको मजीद उसको रीफैक्टर करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। हमने डुप्लीकेट कोड रिमूव किया, हमने इफ एल्स केसेस जो रिमूव करे। इफ एल्स लेटर केसेस को अल्टरनेटिव तरीका रिमूव करने का ये तरीका होता है, उसको रीडेबल बनाने के लिए हम स्विच केसेस भी यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपका जो है सेम डाटा टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बेहतर यही अप्रोच होती है कि हम उसकी जगह एरे बना लें। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल फॉर मुझे बस ये बताना था कि अगर आपको जो है कुछ अगर लेक्चर वगैरह स्लाइड में कुछ समझ नहीं आया या आपको इंस्ट्रक्शन गाइड की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये इंक्लूड कर दिया है। तो आप इसकी थ्योरी भी ज़रा पढ़ सकते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में इंस्ट्रक्शन गाइड जो है वो इंक्लूड कराई है। तो अगर आपको कुछ समझना है तो यू कैन रेफर टू माई इंस्ट्रक्शन स्लाइड, you can refer to my source code, or you can refer to my lecture slide as well. So आपको वो मेरी YouTube के description पे मिल जाएगी। और if you have any confusion or if you feel like you could not understand this part, you can refer to my social media channels, on my email, on my LinkedIn profile, or my Facebook page. So that's all for today. Thank you.